हम इस वीडियो में कार्तीय पद्धति, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, उसका समझ बनाएंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एक सफ़ेद कलर का तल या सतह है। इस पर आप देख सकते हैं दो रेखाएं परस्पर लंबवत है। एक आड़ी रेखा है एवं दूसरा खड़ी रेखा है। यहाँ आड़ी रेखा जिसका नाम है एक्स डैश, एक्स को हम एक्स अक्ष कहते हैं एवं खड़ी रेखा वाई डैश, वाई को वाई अक्ष कहते हैं। ये जो दोनों अक्ष है, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष, परस्पर को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं एवं इसको संकेत ओ द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तल है उसको एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद किए हैं। यहाँ पर ओ से एक्स के दिशा के तरफ धनात्मक संख्या स्थित है, देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। इसीलिए ओ एक्स को एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहा जाता है। तो ओ से एक्स की तरफ आप जाते हैं तो धनात्मक संख्या है, इसीलिए ओ एक्स को एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा कहा जाता है। इसी तरीके से ओ से एक्स डैश की तरफ, उसका विपरीत दिशा में तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या दिखता है आपको, जैसे -1 -2 -3। इसीलिए ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा कहा जाता है। तो आप ओ से एक्स की तरफ जाते हैं तो धनात्मक दिशा है एवं ओ से एक्स डैश की तरफ जाते हैं तो उसको ऋणात्मक दिशा कहा जाता है। इसी तरीके से ओ से वाई के दिशा में जाते हैं तो उसको वाई अक्ष के धनात्मक दिशा कहा जाता है और ओ से वाई डैश मतलब नीचे की तरफ जाते हैं तो वो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहा जाता है। अभी एक चीज आप ध्यान देते हैं, ये जो तल है या समतल है सफेद कलर का, और जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ये दोनों एक्स वाई अक्ष ये समतल को कितने हिस्से में भाग करता है। ध्यान से देखिए कितना हिस्सा है, देखिए कितना हिस्सा दिख रहा है आपको, 4 हिस्से में भाग करता है। और इस हिस्से को क्या कहते हैं जानते हो? इस हिस्से को चतुर्थांश या इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स। लेकिन ये 4 चतुर्थांश है। अब 4 हिस्से दिख रहे हैं ना, 4 हिस्से में भाग किया है। गणित में इसका नाम भी है और उसका नाम कैसे दिया जाता है उसको समझते हैं। तो शुरू कहाँ से करेंगे, उसका कोई तो नियम होना चाहिए। ये माना गया है ओ एक्स से वामावर्त दिशा में, या आपके जो घड़ी रहता है ना उसका सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हैं तो पहले जो आएगा उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो इसका मतलब है ओ एक्स से घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या है? प्रथम चतुर्थांश। तो आप देखिए प्रथम चतुर्थांश लिखा हुआ है। उसके बाद फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में नेक्स्ट जाते हैं तो कौन सी हिस्से आता है? हाँ, ये द्वितीय चतुर्थांश है। फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हैं, हमको तृतीय चतुर्थांश मिलता है एवं फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमको चतुर्थ चतुर्थांश मिलता है। इसका मतलब है ये जो तल था या समतल था उसको एक्स एवं वाई अक्ष 4 हिस्से में बांटते हैं और हर हिस्से को हम चतुर्थांश बोलते हैं। पहला चतुर्थांश मिलेगा, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद तृतीय चतुर्थांश एवं लास्ट में चतुर्थ चतुर्थांश मिलता है। तो आप अभी तक क्या समझे हैं? एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, एक्स अक्ष में धनात्मक पक्ष क्या है, ऋणात्मक पक्ष क्या है एवं वाई अक्ष में धनात्मक पक्ष क्या है एवं ऋणात्मक पक्ष क्या है एवं मूल बिंदु या ओरिजिन क्या है। ये जो तल है ना, इस तल का 3 प्रकार नाम है। एक है कार्तीय तल या निर्देशांक तल या XY तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन। और जो अक्ष है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, अक्ष को क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष या इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ये जो कार्तीय तल या निर्देशांक तल है
तो निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने का क्या तरीका है, इसको समझते हैं। पहली बात है, निर्देशांक तल या समतल पे किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने समय पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं एवं y निर्देशांक लिखते हुए दोनों को कोष्टक के अंदर रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदु सपोज P है, बिंदु का नाम P है और उसको कैसे लिखा गया है, कोष्टक आरंभ हुआ है, पहले x निर्देशांक कॉमा y निर्देशांक, कोष्टक को बंद किया गया है। यहाँ पर जो x और y का नाम एक खास नाम होता है, क्या जानते हैं? x निर्देशांक को भुज या अब्सिसा एवं y निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? x निर्देशांक को भुज, y निर्देशांक को कोटि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? x निर्देशांक को अब्सिसा एवं y निर्देशांक को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अभी एक सवाल से समझते हैं कि बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं, अभी एक प्रथम चतुर्थांश को देखो ध्यान से। एक बिंदु दिख रहा है और उसका निर्देशांक दिया है बिंदु का 5,3। सवाल है कि 5,3 कैसे आया? तो उसको समझने के लिए पहले ग्रिड को देखिए। एक बहुत सारे आड़ी और खड़ी रेखा आपको दिख रहा होगा, देखो। और आड़ी और खड़ी रेखा का देख के बताओ वो जो बिंदु का निर्देशांक 5,3 कैसे हुआ। थोड़ा सब ध्यान से देखो, 5 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, समझ पा रहे हैं? तो एक चीज मैं बता देता हूं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। किसी भी बिंदु का निर्देशांक को लिखते हैं कैसे? x निर्देशांक, उसके कॉमा देके y निर्देशांक। तो शुरुआत हमेशा x से होता है एवं उसके बाद हम y में जाते हैं। ये नियम है। क्यों नियम है? नियम इसीलिए है कि सब दो आदमी है, किसी ने पहले x में गया उसके बाद y में गया और दूसरा आदमी पहले y में गया उसके बाद x में गया, तो दोनों बिंदु अलग अलग जगह पे आएगा। इसीलिए नियम बनाया गया है कि हम पहले x के हिसाब से जाएंगे उसके बाद y के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो 5,3 है जो बिंदु दिया है प्रथम चतुर्थांश में, उसका निर्देशांक कैसे मिला। एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ चलते हुए कैसे जाता है। तो पहले किस में जाना है? x में, उसके बाद y में। तो पहले x में कितना लिखा है? 5, y में 3। इसका मतलब x में कितना घर जाना है? 5 घर जाना है और y में 3 घर जाना है। तो चलते हैं, देखो x में 5 गया, y में 3 गया। लेकिन ये जाने का तरीका कुछ खास है, आप देख सकते हैं। अब पहले x में जाने के बाद जब y में ऊपर की तरफ जाता है वो कितने अंश कोण में जाता है? 90 अंश या लंबवत जाता है। तो इस पद्धति में जो मूवमेंट होता है x एवं y का, जो जाने का तरीका होता है वो एक दूसरे के लंब होते हैं। पहली बात। अभी देखो, पहले जब 5 स्टेप हम गए थे, एक बार और रिपीट करता हूं, देखो। तो पहले x में 5 स्टेप गए और y में 3 स्टेप ऊपर गए। तो पहले जब x में 5 स्टेप गए हैं वो x एक्सिस पे गए हैं, लेकिन y एक्सिस के प्रति क्या हुआ है? x एक्सिस में तो 5 स्टेप गए हैं, तो ये x एक्सिस पे 5 स्टेप आगे बढ़े हैं, लेकिन वो y अक्ष को क्या हुआ है? लंबवत हुआ है। सिमिलरली जब y में हम 3 स्टेप ऊपर गए हैं तो उस समय हम y अक्ष में तो सापेक्ष गए हैं, लेकिन ये x अक्ष को क्या हो रहा है? लंब हो रहा है। ये समझ में आया? और कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने एक बिंदु ले लेता हूँ इधर की तरफ, एक बिंदु ये लेता हूँ, देखो कितना दिया है? -6, 3। -6 कितना दिया है? -6 और 3। तो बताओ x में कितना स्टेप जाना है? x के घर के सापेक्ष क्या है? -6। माइनस मतलब ऋणात्मक। तो x में किधर की तरफ जाना है? ऋणात्मक होता है तो वो x डैश की तरफ। और y में कितना जाना है? 3 जाना है। y धनात्मक है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाना है, वो y की तरफ जाना है। तो चलते हैं, देखिए कैसे चलता है। तो पहले x में ऋणात्मक की तरफ 6 कदम चलना है, 1 2 3 4 6। फिर y में ऊपर की तरफ 3 कदम चलना है, धनात्मक है। जो बिंदु मिला वो क्या है? -6,
3। चलिए और एक उदाहरण लेके समझते हैं। मैं बिंदु लिया हूँ, ये ले रहा, इसको लेता हूँ। देखो क्या अब ये बिंदु का निर्देशांक दिखा रहे हैं, -4, -5। तो x कितना मान दिया है, x में ऋणात्मक 4 दिया है और y में भी ऋणात्मक 5 दिया है। तो x में ऋणात्मक मतलब किधर जाना है पहले, क्योंकि पहले x में जाना है, तो वो x ड्यास की दिशा में जाना है, मतलब x अक्ष की ऋणात्मक के तरफ कितना स्टेप चलना है, 4 स्टेप। फिर y अक्ष में क्या चलना है, y में क्या है, ऋणात्मक 5 है। तो ऋणात्मक है तो किधर चलना है, नीचे की तरफ, वो y ड्यास की तरफ 5 कदम चलना है। तो पहले x में 4 कदम ऋणात्मक की तरफ जाना है, फिर y में 5 कदम ऋणात्मक की तरफ जाना है। तो जो पॉइंट मिलेगा वो होगा -4 -5। अभी चतुर्थांश में देखते हैं। तो मैंने इस बिंदु को चतुर्थांश में ले लिया। कहाँ लूँ, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, पढ़ो ठीक से, 3, -4। तो x में कितना है, 3 है, y में -4। x में 3 मतलब धनात्मक है, तो इसका मतलब o x के दिशा में 3 कदम चलना है और y में कितना चलना है, -4 ऋणात्मक 4। तो मतलब नीचे की तरफ 4 कदम चलना है। तो अभी हम चल के देखते हैं। तो देखिए कैसे चलना है, पहले x में धनात्मक तरफ 3 कदम चलना है, फिर y में ऋणात्मक की दिशा में 4 कदम चलना है। तो मिल गया हमको 3, -4। तो आप इसमें ये समझ पाए होंगे किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे पता करते हैं। तो पहला नियम है कि हमको x का मान को ध्यान से पढ़ना है। पहले x की दिशा में चलना है, धनात्मक है तो धनात्मक की दिशा में चलना है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक की दिशा। उसके बाद y की दिशा में चलना है। तो y का मान क्या है, धनात्मक है तो ऊपर की तरफ चलना है और ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ चलना है। एक चीज और समझते हैं, आप बता सकते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। किसका पूछ रहा हूं, मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब x में कितना कदम है जाना है, कुछ नहीं जाना है, मतलब 0। y में भी 0 कदम। तो x में 0, y में 0, तो कितना होगा, 0 0। सही है ना। तो ओरिजिन या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहला चतुर्थांश में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मैंने पहला चतुर्थांश में कुछ पॉइंट्स लगाता हूं, अब सभी पॉइंट्स को ध्यान में देखो। उसका x निर्देशांक धनात्मक है या ऋणात्मक है, बताइए। x निर्देशांक में क्या है, पहला पॉइंट, पहला जो संख्या लिखा है सब धनात्मक है ऋणात्मक है। एक में 3 है, दूसरे में 5 है, एक में 3 है, फिर 1 है, तो सब धनात्मक है। और y में क्या है, देखिए y में क्या है, y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक भी एक में 3 है, उसके बाद 4, 3, 1, इसका मतलब सब धनात्मक है। तो इसका मतलब है पहला चतुर्थांश में x का निर्देशांक भी धनात्मक होता है और y के निर्देशांक भी धनात्मक होता है। ये समझ में आया। पहला चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लीजिए, उसका एक x निर्देशांक धनात्मक होगा एवं y निर्देशांक भी धनात्मक होगा। अभी दूसरा चतुर्थांश देखते हैं। दूसरा चतुर्थांश में जो बिंदु है उनका निर्देशांक देखिए। x में क्या है पहले बताइए। एक में -2 है, एक में -3, एक में -5, एक में -6। तो इसका मतलब x निर्देशांक क्या है, ऋणात्मक है सब। y निर्देशांक क्या है देखते हैं। 2 है एक में, और एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 4 है। तो इसका मतलब y निर्देशांक धनात्मक है या ऋणात्मक है, y निर्देशांक धनात्मक है। तो आप देख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में x निर्देशांक ऋणात्मक है और y निर्देशांक धनात्मक है। क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में x निर्देशांक ऋणात्मक होता है एवं y निर्देशांक धनात्मक होता है। अभी हम तृतीय निर्देशांक में चलते हैं एवं देखते हैं x का निर्देशांक क्या होता है एवं y का निर्देशांक क्या होता है। तो आपके सामने तृतीय निर्देशांक का कुछ पॉइंट्स है, उसका निर्देशांक देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए x का निर्देशांक क्या है। एक में -3, एक में -2, एक में -4, एक में -5। तो इसका मतलब x निर्देशांक सभी में क्या आता है, ऋणात्मक आता है। अभी y निर्देशांक देखते हैं।
y निर्देशांक में क्या है, एक में -4, एक में -2, एक में -1, एक में -3। तो इसका मतलब y निर्देशांक भी क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तृतीय चतुर्थांश में x का निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है एवं y का निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है। क्लियर है। अभी चतुर्थ चतुर्थांश में चलते हैं। आप देख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में कुछ पॉइंट्स है, उसका निर्देशांक को ध्यान से देखो। पहले x का देखो, एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 4 है। तो x का निर्देशांक क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, सब धनात्मक है। y के निर्देशांक देखते हैं, एक में -1 है, एक में -3 है, एक में -4 है, एक में -3 है। y के निर्देशांक क्या है, धनात्मक। आप देख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में x का निर्देशांक धनात्मक है एवं y का निर्देशांक ऋणात्मक है। समझ में आया। एक बार सभी चतुर्थांश में देख लो, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश एवं चौथा चतुर्थांश। समझ में आया। बात करेंगे यदि कोई बिंदु अक्ष पर है, जैसे कोई भी बिंदु x अक्ष या y अक्ष पे होता है तो उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं। पहले हम x अक्ष पे देखते हैं। अभी हम एक x अक्ष पे बिंदु लिए हैं 3 0, उसका मूवमेंट कैसे होता है देखते हैं। तो अब चलाते हैं, x में 3 कदम गया, y में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए y का निर्देशांक कितना है, 0 है। और एक बिंदु लेके देखते हैं। अभी बिंदु का निर्देशांक क्या है, -5 0। तो x में कितना कदम चलना है, ऋणात्मक 5 है, तो वो x डैश के दिशा में 5 कदम चलना है। और y में कितना चलना है, y में जाना है। समझ में आया। तो अभी इस तरीके से y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक को कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। तो एक बिंदु लिए हैं y अक्ष पे, उसका निर्देशांक है 0 और 4। तो x में कितना मूवमेंट करना है और y में कितना, दोनों धनात्मक है। तो x में 0, इसका मतलब हमको x में नहीं जाना है, केवल y में ऊपर की तरफ, क्योंकि धनात्मक है इसलिए 4 कदम चलना है। देखिए x में नहीं गया है, y में केवल 4 कदम गया है। इसी तरीके से और एक बिंदु लेते हैं 0 -3, 0 ऋणात्मक 3। तो इसमें x में कितना है, 0 है, और y में -3 है। तो x में कितना कदम चलना है, कुछ भी नहीं है, और y में ऋणात्मक 3 मतलब नीचे की तरफ 3 चरण चलना है। सो देखते हैं, x में नहीं जा रहा है, केवल y में 3 कदम नीचे की तरफ जा रहा है। तो x अक्ष में या y अक्ष में किसी बिंदु रहता है तो उसका निर्देशांक को हमने समझा है कि x अक्ष में होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, या y अक्ष में होता है तो x का x निर्देशांक 0 होता है। उसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पे, अब देखो x अक्ष में अभी कुछ बिंदु दिखा रहा है, धनात्मक पक्ष भी है, ऋणात्मक पक्ष भी। इसमें ध्यान से देखो, क्या ऐसा चीज है जो सभी में एक ही प्रकार का दिख रहा है। आप देख सकते हैं x अक्ष पर किसी भी बिंदु लेते हैं तो इसका y निर्देशांक कितना होता है, 0। हर एक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा। अभी y अक्ष पर बात करते हैं। y अक्ष पर मैंने कुछ बिंदु ले लिया हूं, आप देख सकते हैं 6 बिंदु दिखा रहा हूं, आप ज़्यादा बिंदु ले सकते हैं। अभी ध्यान से देखो, इसमें क्या सभी में एक ही प्रकार का है। आप देख सकते हैं y अक्ष पर जो बिंदु है उसका x निर्देशांक कितना है, 0 है। तो क्लियर है, x अक्ष पर होता है तो y निर्देशांक 0 होता है एवं y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। आशा करते हैं कि आपको कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक समझ बना हो। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।